हेलो दोस्तों, मैं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। कोफिशिएंट ऑफ एडिशन है क्या, ये हम लोग बात करेंगे। उसके बाद किन किन बातों पे कोफिशिएंट ऑफ एडिशन डिपेंड करता है वो हम बात करेंगे। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ एडिशन, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रैक और लोकोमोटिव्स के व्हील के बीच का जो ग्रिप है, जो पकड़ है, उसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एडिशन बोलेंगे। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बाइक और रोड का ले लेता हूँ। जैसे बाइक हम लोग जब चलाते हैं तो हम लोग लोगों से कहते हुए सुने हैं, आप भी सुने होंगे कि अगर बाइक का टायर अगर पतला है तो बोलते हैं कि इसका जो रोड के साथ पकड़ होता है, जब हम लोग स्पीड करते हैं, स्पीड हाई स्पीड पे हमारा जो या टर्निंग पॉइंट पे जब हाई स्पीड में टर्न लेते हैं तो रोड का साथ में उसका पकड़ कम हो जाता है। तो पकड़ जो हम लोग सिंपल भाषा में जो बोल रहे हैं पकड़, उसी को कोफिशिएंट ऑफ एडिशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में आते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को समझने से पहले कुछ और बातें समझनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट को इंक्रीज करना चाहें, अगर हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट को इंक्रीज करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आप पढ़े, मैं पढ़ाया हूँ लास्ट लेक्चर में कि अगर ट्रैक्टिव एफर्ट को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, मोटर के टॉर्क को इंक्रीज करना होगा। मोटर के टॉर्क को इंक्रीज करेंगे तो ट्रैक्टिव एफर्ट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब एक लिमिट के बाद हम लोग मोटर का टॉर्क को इंक्रीज करेंगे लेकिन ट्रैक्टिव एफर्ट इंक्रीज नहीं होगा और व्हील स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, एक ही पोजीशन पे घूमना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ट्रैक्टर वगैरह जब या ट्रॉली वगैरह कहीं कहीं पे फंस जाते हैं मतलब क्या होता है, उनका टायर स्लिप होना शुरू हो जाता है तो वो पूरा ताकत लगाते हैं। टॉर्क तो उनका जो मशीन जो होता है टॉर्क तो पूरा प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो ट्रैक्टर या बाइक भी कहीं कहीं फंस जाता है, या जो भी हम लोग एग्जांपल में ले, वो टायर उनका स्लिप होना शुरू हो जाता है, टायर उनका स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में उनका ट्रैक्टिव टॉर्क तो इंक्रीज करते हैं लेकिन उनका ट्रैक्टिव एफर्ट इंक्रीज नहीं हो पाता, जिसके चलते वो जो भी ट्रेन बोल सकते हैं या फिर ट्रैक्टर बोल सकते हैं या फिर बाइक या फिर ट्रक बस जो भी है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें ट्रैक्टिव एफर्ट अगर इंक्रीज करना है तो टॉर्क को इंक्रीज, अगर मोटर के टॉर्क को अगर इंक्रीज कर दे तो ट्रैक्टिव एफर्ट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट के बाद मोटर के टॉर्क तो इंक्रीज होगा, मोटर के टॉर्क को हम लोग अगर इंक्रीज करें लेकिन ट्रैक्टिव एफर्ट इंक्रीज नहीं होता, लेकिन ट्रैक्टिव एफर्ट इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये कभी कभी हम लोग एग्जांपल में देखे होंगे कि अगर हम लोग कहीं पे गाड़ी फंसा हुआ है तो एक साइड फंसा हुआ है व्हील, दूसरा साइड सही है, तो वहां पे एक साइड हम लोग क्या करते हैं, एक साइड कुछ वेट डाल दिए या एक साइड बैठ जाते हैं तो फिर तुरंत निकल जाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वेट जो है इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं, जिसके चलते जो रोड है और ग्रिप जो है, रोड और टायर के बीच में ग्रिप बढ़ जाता है। वेट बढ़ने के चलते क्या होता है, रोड और टायर के बीच में ग्रिप बढ़ जाता है। जब हम लोग फिर ये करते हैं तो फिर तुरंत हमारा गाड़ी बाहर निकल जाता है। तो हम लोग ये ऐसा फाउंड है, इट हैज बीन फाउंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट Ft at which driving wheels will not slip depends upon the weight of the weight over the driving axle। उस ड्राइविंग एक्सल पे कितना वेट है इस पे डिपेंड करता है। तो ये ऐसा रिसर्च किया हुआ है कि अगर वेट अगर ज्यादा रहा, जो व्हील अट्रैक्टिव एफर्ट कम ये हो रहा है
उस व्हील पे अगर ज़्यादा वेट बढ़ेगा तो ट्रैक्टिव एफर्ट इंक्रीज होगा। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, मीन्स ट्रैक्टिव एफर्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट ऑफ द लोकोमोटिव्स बोल सकते हैं, या जो भी ट्रैक्टर बाइक जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। यहाँ से एफ इक्वल टू म्यू है, म्यू है कांस्टेंट है जिसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन बोले हैं। सो एफ इक्वल टू म्यू है इनटू डब्ल्यू। म्यू है क्या है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन है। अगर ट्रैक्टिव एफर्ट न्यूटन में है, ट्रैक्टिव एफर्ट न्यूटन में और वेट हमारा टन में है, तो इस इक्वेशन को अगेन हम लिख सकते हैं 1000 टन को हम लोग ये में कन्वर्ट करेंगे 1000 म्यू ए डब्ल्यू इंटू 9.81। सो यहाँ पे हम लोग जैसा कि बोले कि म्यू ए हमारा क्या बच्चों? म्यू ए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन है। आगे हम लोग देखने वाले दोस्तों किन किन बातों पे हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन ऑफ कोएफिशिएंट डिपेंड करेगा, या कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन डिपेंड करेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। अंदर जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, ठीक है बेटू? क्या बोलते हैं यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सब लोग हंसी खुशी से होली मना रहे होंगे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन पे। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन बेसिकली हमें देखना है और उसका फॉर्मूला सिर्फ हमें देखना है, उसका डेरिवेशन हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। और स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी समझ में आ सके इजी वे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं हूं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैं बात किया था एनर्जी आउटपुट फ्रॉम एक्सेल। ये हम लोगों ने उसका डेरिवेशन निकाला था, डेरिवेशन किया था, कैलकुलेशन पूरा डिराइव भी किया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। सो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन देखने से पहले हमें स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट हमें फाइंड आउट करना होगा कि स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट कितना होगा ये। तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट का एनर्जी आउटपुट इन किलो इन वाट आवर फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल से जो आउटपुट जो निकलेगा वो अपॉन वेट ऑफ ट्रेन इनटू डिस्टेंस ऑफ रन इन किलोमीटर। तो ये हमारा डेफिनेशन है स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट का। क्या है? एनर्जी आउटपुट फ्रॉम एक्सेल अपॉन वेट ऑफ ट्रेन इन टन, वेट ऑफ ट्रेन इन टन इनटू डिस्टेंस ऑफ रन। जितना एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के बीच का जो डिस्टेंस है उसका किलोमीटर में कितना डिस्टेंस है वो। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था एनर्जी आउटपुट फ्रॉम एक्सेल 0.01072 Vm WE यहाँ पे इफेक्टिव वेट ऑफ ट्रेन है, WE प्लस 0.2778 इंटू 98.1 WG, जी यहाँ पे ग्रेडियंट है, प्लस W वेट ऑफ ट्रेन इन केजी है, R यहाँ पे ट्रेन रेजिस्टेंस है, और S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 क्या है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग एक्सेलरेशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग फ्री रनिंग टाइम। सो ये है, सो S1 प्लस S2। वेट ऑफ ट्रेन हम लोग टन में कंसिडर किए थे W, सो W इंटू S हमारा टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल था, तो S हुआ, ठीक है। तो
अब अगर हम लोग एक सिंपल कंसिडरेशन देखें, ध्यान दें, तो अगर लेवल अगर सेम रहा मीन्स उसमें हाइट इंक्लिनेशन जीरो है, इंक्लिनेशन जीरो है मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन में एकदम पूरा है ट्रेन का ट्रैक, तो वहां पे ग्रेडियंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। सो ग्रेडियंट जीरो मतलब जी का वैल्यू जीरो होगा। सो यहाँ पे मैं लिखा हूं फॉर लेवल ट्रैक ग्रेडियंट जी इक्वल टू जीरो। अगर ट्रैक अगर लेवल है, कहीं भी इंक्लिनेशन नहीं है, तो उस केस के लिए हमारा क्या होगा, जी हमारा जो ग्रेडियंट है वो जीरो होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आपको आ सकता है एक नंबर का, कि अगर ट्रैक अगर सेम लेवल में है, इन लेवल है, तो उस समय सेम लेवल के लिए अगर इंक्लिनेशन अगर जीरो है तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेडियंट कितना होगा ये आ सकता है ऑप्शन में। तो ग्रेडियंट हमारा कितना होगा, जीरो होगा। अब स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट का हम लोग यहां तक के पहुंचे। स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट जी का वैल्यू जीरो पुट करने तक कितना हो जाएगा, ये सेम रहेगा 0.01072 वीएम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू प्लस नहीं इंटू डब्ल्यू ई प्लस 0.2778 ये 98.1 डब्ल्यू जी का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा होल टर्म जीरो हो जाएगा। सो ये जीरो प्लस डब्ल्यू आर एस वन प्लस एस टू, सो डब्ल्यू आर एस वन प्लस एस टू, और ये जीरो हो गया तो ये यहाँ पे रह गया अपॉन डब्ल्यू एस। अब स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट एट ड्राइविंग एक्सेल, स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट एट ड्राइविंग एक्सेल अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल ट्रेन बोल सकते हैं, या जो रोटेटिंग पार्ट्स है। सो एफिशिएंसी ऑफ ओवरऑल रोटेटिंग पार्ट ऑफ द ट्रेन में मोटर और गियर को हम लोग कंसीडर किया है। सो मोटर एंड गियर, सो एफिशिएंसी का हम लोग एटा से डिनोट किए हैं। सो यहां से ये हमारा स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट है, यहाँ पे ये टर्म है, सो ये टर्म पूरा लिखेंगे अपॉन एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी नीचे रहेगा तो यहाँ पे एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.012 वीएम स्क्वायर डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एस एन नहीं ईटा। सो ये पूरा टर्म, सो एस एन इधर रखे, एस और ईटा इधर रखे, और डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू हम लोग एक साइड रखे हैं, ठीक है। प्लस इस पे ये सेम इसी में होगा। सो 0.2778 डब्ल्यू आर एस वन प्लस एस टू, ये पूरा होल टर्म अपॉन दिस वन डब्ल्यू एस एन। सो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसल आउट हो जाएगा, सो बचेगा क्या 0.72278 आर एस वन प्लस एस टू अपॉन एस इंटू एटा। सो हमें स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला हमें ये मिला, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला हमें ये मिला। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के हम लोग देखें कि स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग अभी डिराइव किए हैं। कहाँ से, स्पेसिफिक एनर्जी आउटपुट से हम लोग डिराइव किए हैं, और फॉर्मूला में पुट करके हम लोग उसे सॉल्व किए। अब आगे देखते हैं बच्चों, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा फॉर गिवन शेड्यूल पीरियड। अगर शेड्यूल पीरियड अगर ट्रेन का दिया हुआ है, कोई भी ट्रेन का शेड्यूल पीरियड दिया हुआ कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए इतना पीरियड उसका लगेगा, तो उस शेड्यूल टाइम में किन किन फैक्टर पे स्पेसिफिक कंजम्पशन फैक्टर जो है वो डिपेंड करेगा, ये हम लोग देखें। तो दोस्तों हम लोग देखने वाले थे कि किन किन फैक्टर्स पे कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन डिपेंड होता है, उसके बारे में। तो पहला जो इसमें पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ ट्रैक कंडीशन, मींस ट्रैक का कंडीशन किस तरह से है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं, रोड पे ऑयल अगर गिरा हुआ रहता है और वहां पे अगर हमें ब्रेक मारना होता है या फिर उस पोजीशन से हमें आगे बढ़ना होता है, क्या होता है उस
जगह पे टायर स्लिप करना शुरू कर देता है। मतलब क्या हुआ, वहां पे कोफिशिएंट ऑफ एडेशन जो है रोड और इसके बीच, टायर के बीच में जो ग्रिप है वो खत्म हो गया, पकड़ हमारा खत्म हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो उसी तरह से अगर ट्रैक ऑयली रहेगा या ग्रीजी रहेगा, ऑयल और ट्रैक पे ऑयल गिरा हुआ रहेगा या ग्रीस लगा होगा, तो जिसके चलते क्या होगा, उस वहां पे कोफिशिएंट ऑफ एडेशन कम रहेगा। उसी तरह से अगर कोहरा रहेगा, फॉग गिरा हुआ रहेगा, तो वहां पे भी कोफिशिएंट ऑफ एडिशन कम रहेगा। सो प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड ड्यू, अगर ट्रैक पे ऑयल गिरा हुआ रहेगा या फिर ड्यू रहेगा, तो ये हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रिड्यूसेस द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन, ये कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। ठीक है बच्चों, ये इससे कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को इंक्रीज करने के लिए आप लोग कभी कभी ध्यान दिए होंगे, तो ट्रैक जब ट्रेन चलते रहता है, जिनका घर अगर ट्रेन के पास मतलब ट्रैक के पास गांव में होगा, तो कभी कभी ध्यान दिए होंगे कि जब और इंक्लाइंड प्लेन है या ग्रेजी एरिया है, तो उस जगह पे क्या कहता है, सैंड, ट्रैक के ऊपर सैंड गिरते रहता है, ट्रेन से ही सैंड गिराया जाता है और थोड़ा थोड़ा, और ट्रैक पे गिरते रहता है और ट्रेन उस पर चलता है। तो ये क्यों करते हैं हम लोग, सैंड को गिराने का कारण ये होता है कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इंक्रीज करना चाहते हैं, जिसके चलते हम लोग सैंड गिराते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को इंक्रीज करते हैं हम लोग। सो सैंड ट्रीटमेंट इज गिवन टू द ट्रैक फॉर इंप्रूविंग द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। सैंड ट्रीटमेंट, रेत गिराना, जो ट्रैक पे रेत जो गिरता है उसे सैंड ट्रीटमेंट बोलते हैं हम लोग। और ये क्यों किया जाता है, इम्प्रूव द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। उसके बाद दूसरा है अनइवननेस इन ट्रैक सरफेस रिड्यूसेस द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। म्यू है, मैं कोफिशिएंट ऑफ एडिशन के लिए लिखा हूं। सो अगर ट्रैक का सरफेस अनइवन रहेगा, प्रॉपर नहीं रहेगा, कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो उस समय क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडिशन कम होगा, रिड्यूस करेगा। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स। इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स, अगर एक्सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोकोमोटिव्स, जैसे ये मान लीजिए एक लोकोमोटिव्स, एक व्हील यहाँ पे लगा दे, एक व्हील यहाँ पे लगा, एक व्हील यहाँ पे लगा, तो ये जो व्हील का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये जो है व्हील का डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन है वो रिड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लोड किया, यहाँ पे इस पोजीशन पे लोड किया, मैं मटेरियल यहाँ पे डाला, तो ज्यादातर जो लोड होगा इस व्हील पे और इस व्हील पे आएगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एडिशन अगर इन दोनों व्हील का अच्छा रहेगा, ये व्हील का कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं। हम जैसे देखें कि कोफिशिएंट ऑफ एडिशन जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वेट ऑफ द मटेरियल पे, मींस ट्रैक्टिव एफर्ट जो है वो वेट ऑफ लोकोमोटिव्स पे डिपेंड करता है। सो अगर वेट अगर जिस व्हील पे ज्यादा रहेगा वहां पे कोफिशिएंट ऑफ एडिशन अच्छा रहेगा, लेकिन जहां पे वेट कम होगा, जिस एरिया में वेट कम रहेगा, वहां का व्हील का जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशन है वो कम रहेगा। लेकिन अगर यही व्हील का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूनिफॉर्म करें, यहाँ पे लगा वहां पे लगा, तो इस तरह अगर रहेगा तो क्या होगा, हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वेट ऑफ द लोकोमोटिव्स जो है वो व्हील पे इक्वल रहेगा, तो जिसके चलते कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इंक्रीज होगा। मीन्स जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, ट्रैक्टिव एफर्ट जब लगेगा, तो प्रॉपर वे में तीनों व्हील पे अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद है बेटर सस्पेंशन अरेंजमेंट कैन बी इम्प्रूव द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। अगर सस्पेंशन अरेंजमेंट अगर अच्छा रहा तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडिशन इंक्रीज होगा। उसके बाद है सडन इंक्रीज इन ट्रैक्टिव एफर्ट अफेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। हमारा ट्रैक्टिव एफर्ट को सडन अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, जर्क वे में हम लोग बढ़ाते हैं, तो वो भी कोफिशिएंट ऑफ एडिशन को अफेक्ट करेगा। तो ये था बच्चों हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडिशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।